Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video we are going to discuss RC and RL series circuit. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था RC सीरीज सर्किट. अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट RL सीरीज सर्किट डिस्कस करेंगे. What do you mean by RL series circuit and calculate impedance for this circuit? स्टूडेंट आपने देख रहे हैं कि एक सर्किट है जिसके अंदर एक रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में अटैच है. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था आरसी सर्किट में कि वोल्टेज के साथ आपने रजिस्टर और कैपेसिटर को अटैच किया, उसकी आपने इम्पीडेंस को फाइंड किया, उसमें आपने टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको आपने फाइंड किया. अब हम देखना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में अटैच करते हैं तो तब इसका टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा और इस पर पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा और इसकी इम्पीडेंस क्या होगी. तो सच अ सर्किट इन विच रजिस्टर आर and capacitor L are connected in series is called RL series circuit. Figure shows an RL series circuit excited by an AC source. जी यहाँ पे आपके पास एक AC सोर्स है स्टूडेंट. इसके साथ आपने रजिस्टर और इंडक्टर को अटैच किया है. AC थ्रू रजिस्टर में आपने देखा था कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस जो है वो सेम था, उसमें जीरो फेज डिफरेंस था, इन फेज थे दोनों. और एसी थ्रू इंडक्टर में आपने देखा था कि वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था. अब हमने दोनों एक ही सर्किट में अटैच कर रहे हैं तो अब क्या बिहेव शो होगा उसको आप डिस्कस करेंगे और इनकी टोटल इंपीडेंस क्या होगी उसको फाइंड करेंगे. इंपीडेंस स्टूडेंट क्या होता है? इंपीडेंस कि टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट वो क्या है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस. जिस तरह रजिस्टर है ये एक भी करंट को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट है, इंडक्टर भी करंट को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट है और कैपेसिटर भी. रजिस्टर करंट को अपोज करके कंट्रोल करता है, इंडक्टर करंट को मेंटेन करके अपोज करता है और आपके पास जो कैपेसिटर है करंट को स्टोर करता है. तो रजिस्टर पे आपने देखा था जो पावर डिसिपेशन है वो मैक्सिमम है. इंडक्टर प्योर इंडक्टर में पावर डिसिपेशन वो बिल्कुल मिनिमम थी, ज़ीरो थी. और उसके बाद कैपेसिटर में भी पावर डिसिपेशन ज़ीरो है. तो अब इनकी टोटल इंपीडेंस होगी कि R प्लस L दोनों की जो रेजिस्टेंस है उनका अगर सम लेंगे तो उसके पास आपको उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस. स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये सीरीज में, ठीक है. तो सीरीज में सर्किट जो होता है उसमें आपने देखा है कि करंट की वैल्यू जो है वो सेम पास होती है, सेम करंट फ्लो थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकॉज सर्किट इज सीरीज सर्किट. अगर यहाँ पे पैरेलल सर्किट होता तो करंट जो है उसकी वैल्यू चेंज होती और वोल्टेज सेम ड्रॉप होते, लेकिन अब सर्किट सीरीज में है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा. उनकी वैल्यू जो है उनको हमने फाइंड करनी. पहले हम देखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर. इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सर्किट है, एसी वोल्टेज को आपने एक रजिस्टर के साथ अटैच किया. एसी थ्रू रजिस्टर में आपने डिस्कस किया था कि वोल्टेज और करंट जो है ये दोनों इन फेज होते थे, जिसकी आप लास्ट वाली फिगर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी वेव फॉर्म है. करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज आपके पास शो हो रहे हैं. यहाँ पे करंट और वोल्टेज मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है, इसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम है. तो इसमें जो रजिस्टर के अंदर जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो क्या होंगे उसको हम देखते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस रजिस्टर IR वुड बी इन फेज विद करंट I. ये बिल्कुल स्टूडेंट आपने डिस्कस किया था कि वोल्टेज और करंट जो है ये दोनों इन फेज होते हैं अगर आप सीरीज में रजिस्टर को अटैच करते हैं. टेकिंग द करंट एज द रेफरेंस. आप करंट को रेफरेंस लेंगे, क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट है, जितने भी आप इसमें एलिमेंट यूज़ करेंगे सब में करंट सेम पास होगा, इसलिए आप करंट को एज ए रेफरेंस ले लें. और वोल्टेज आपने फाइंड करना है कि रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज जो आपका ड्रॉप होगा और इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन अलॉन्ग द करंट लाइन. स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास एक वोल्टेज V है, ये आपके पास करंट I है, ये दोनों इन फेज है. तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपने कंबाइन सर्किट बनाना है इन दोनों को आपने एक ही लाइन पे अटैच करना है. वो आपको मैं यहाँ जाके नेक्स्ट जाके आपको शो करता हूँ. बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इन फेज विद करंट, इनको शो क्यों करेंगे? क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज है. तो अब आपके पास जो रजिस्टर है इस पे जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपके पास है VR इज इक्वल टू IR. इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें. अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. अब स्टूडेंट जो सेकंड एलिमेंट आपने इंडक्टर यूज किया हुआ है उसके ऊपर जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो क्या होंगे उसको हम फाइंड करें. ये अपने प्रीवियस AC थ्रू इंडक्टर में आपने देखा था कि वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था 90 एंगल. द पोटेंशियल डिफरेंस V लीडिंग बाय 90 डिग्री
द करंट लैगिंग बाय द वोल्टेज 90 डिग्री। स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि करंट जो है ये इसका फेजर डायग्राम एसी थ्रो इंडक्टर में कि वोल्टेज आपके पास लीड कर रहा है, करंट आपके पास लैगिंग कर रहा है और आपस में 90 का एंगल है इनके डिफरेंस में। तो ऐसा क्यों होता था, ये आपने देखा था कि जैसे ही अल्टरनेट करंट इसी ये इंडक्टर के अंदर पास होता है, इंडक्टर क्या होता था कि ये एक वायर को आपने टर्न किए होते थे, ये एक सोलिनॉइड होता था। जैसे ही इसके अंदर करंट पास होता है तो इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती थी, वो इस एरिया के अंदर से पास होती थी, उसको हम फ्लक्स कहते थे। करंट जब मैक्सिमम होता था फ्लक्स मैक्सिमम होता था, करंट जब मिनिमम होता था तो फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होती थी, मिनिमम होता था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होती थी जैसे ही फ्लक्स इसके अंदर से प्रोड्यूस होता था, चेंज होता था। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये कंड्यूस करंट प्रोड्यूस करती है, जो इस वोल्टेज को क्या करती है, एसी वोल्टेज को क्या करती है, अपोज करती है, बैक ईएमएफ इफेक्ट रखती है, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ता है ईएमएफ की वैल्यू से। इसलिए आपके पास वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है और करंट जो है वो लैगिंग कर रहा है। अब इसके लिए स्टूडेंट जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मसलन ये भी करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो क्या होंगे वो हम देखेंगे। आपने प्रीवियस स्टडी किया था इंडक्टिव रिएक्टेंस में एक्सएल, इसे डिनोट करते थे एक्सएल इज इक्वल टू वी रूट मीन डिवाइडेड बाय आई रूट मीन। तो जिसमें आपने देखा था इसकी वैल्यू एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl भी लिखते थे। 2πfl 2πf आपके पास क्या होता था जी, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती थी। तो आप इसके पास आप नई इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा आपके पास है 2πf और एल आपने साथ लिखते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई एक्सएल की, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे। अब स्टूडेंट अगर हमने वोल्टेज फाइंड करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, वो आपने फाइंड करना है, तो वी एल इज इक्वल टू आई रूट मीन एक्सएल। ये कहाँ से इक्वेशन ली है, ये आपने यहाँ से निकाली है। ये आपने क्या करना है, वी को आपने इधर रहने देना है और आई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वी एल इज इक्वल टू आ जाएगा आई एक्सएल। एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव और रिएक्टेंस, वी एल का मतलब है पोटेंशियल वोल्टेज एट इंडक्टर। अब इसमें एक्सएल की ये जो वैल्यू है इसमें पुट करें तो आपके पास पोटेंशियल वोल्टेज वी एल आ जाएगा आई रूट मीन स्क्वायर ओमेगा एल। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। अब हम इनको कंबाइन सर्किट लेते हैं जी स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि अगर हम इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को दोनों को अटैच करते हैं तो दोनों पे जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसको हम देखेंगे। जिस तरह आपने देखा कि एसी थ्रो रेजिस्टर में उसकी वैल्यू आई है वी आर इज इक्वल टू आई आर, और एसी थ्रो इंडक्टर में आपने देखा उसका जो पोटेंशियल वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप हुआ था वो है आई वी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एल। अब हम क्या करते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वो आप कैसे फाइंड करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में देखा था, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह आप इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपने देखा था कि वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज थे। वो फेज कब होते हैं, जब आप रजिस्टर अटैच करते हैं। एसी थ्रो रजिस्टर में आपने देखा कि वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों इन फेज थे, तो उसको आप ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग आप ले रहे हैं पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अलाउंड आपने लिए देखा था कि वो उसका जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसलिए आपने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू लिखी है वो आपके पास आती है वी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एल, ठीक है। ये पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर है, ये पोटेंशियल इंडक्टर है, ये आपके पास रजिस्टर है, और पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो रजिस्टर है इंडक्टर है वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपने टोटल फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो आप वेक्टर फॉर्म में देख सकते हैं। तो आप उसको डिनोट करते थे रिजल्टेंट से, जिसको आप लिखते हैं वी आर एम एस। ये आपके पास जो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आप ये वाली ट्राइंगल ले लें, ये वाली ट्राइंगल ले लें। तो आप कैसे लेते होते थे कि ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या कहते हैं आपके पास बेस स्क्वायर एंड क्या कहते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो उसकी आप इस तरह मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे। तो इसमें आपके पास जो है हाइपोटेनस आपके पास है v, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास है वी आर स्क्वायर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग आपके पास वी एल स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू स्टूडेंट जो है ये वी आर की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें,
और उसके बाद ओमेगा एल की वैल्यू इसमें पुट करें तो आपके पास जो नई इक्वेशन बनती है वो आपके पास आती है ये वाली, आर स्क्वायर प्लस आई ओमेगा एल स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट देखिए कि करंट दोनों साइड में मौजूद है, करंट का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर वाली साइड पे आपके पास बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, करंट आपके पास बाहर आ गया। स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन है जी, टोटल पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो इस सर्किट के अंदर आर एल के अंदर जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी इक्वेशन है। ये आपके पास न्यूमेरिकल में आई गिवन है, आई अगर आर दे दिया जाए, ओमेगा एल की वैल्यू दे दी जाए तो आप इस तरह टोटल पोटेंशियल वोल्टेज सर्किट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अब अपने स्टूडेंट फाइंड करनी है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस फाइंड करने का फार्मूला आपने पढ़ा V ओवर आई, Z से डिनोट करते हैं इम्पीडेंस को, V ओवर आई की इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपने I को डिवाइड कर दिया V के नीचे, तो आपके पास जो ग्रीन में स्लाइड शो हो रही है V ओवर आई आ रहा है। V ओवर आई Z की इक्वल है, तो इसकी जगह पे आप स्टूडेंट पुट कर दे, जिस तरह आप जानते हैं कि Z इज इक्वल टू V ओवर आई है, ये आपके पास इम्पीडेंस है, तो इस Z की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, V ओवर आई की जगह पे Z की वैल्यू पुट की, तो ये स्टूडेंट आपके पास टोटल इम्पीडेंस है। ठीक है, अब इसके लिए आपने वेक्टर डायग्राम बनानी है, जिसमें देखें ये आर स्क्वायर है, ये Z आपके पास इम्पीडेंट है जो कि रिजल्टेंट है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। तो इसके लिए आप सर्किट देख रहे हैं कि आप Z आपके पास टोटल इम्पीडेंस है जिसको आपने रिजल्टेंट वेक्टर शो किया हुआ है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने आर लिया हुआ है क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे, और आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है ओमेगा एल। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह क्या वैल्यू शो हो रही है कि ओमेगा एल जो है रिएक्टेंस इंडक्टेंस है वो लीड कर रही है रेजिस्टर्स को। ठीक है, कितने एंगल, 90 एंगल लीड कर रही है, एक्सएल वो लीड कर रहा है, आगे है रेजिस्टेंस से 90 एंगल, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो ये आपके पास एक्सएल क्या कर रहा है, रजिस्टर को लीड कर रहा है। इसी तरह अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है स्टूडेंट, उसका फार्मूला आपने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर एक्स। वी वाई के अलॉन्ग आपने लिया है एक्सएल और वी एक्स के अलॉन्ग लिया है आपने आर, इनकी वैल्यू पुट करे तो ये आपके पास जो है थीटा की वैल्यू आ जाती है, टोटल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ये आपके पास वैल्यू है स्टूडेंट इम्पीडेंस। इस तरह आप इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।